बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस बांड बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आपको पता है कि हमने चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो किताब है उसके रिव्यू को स्टार्ट किया हुआ है। उसके रिव्यू के सेकंड पार्ट के को लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम इस पार्ट के अंदर जो एक इस किताब के अंदर एक बिग साइकिल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस किताब का क्रक्स है, उस बिग साइकिल को डिस्कस करेंगे जो इंडिकेट ये कर जो उस प्रोसेस को इंडिकेट करता है जो एक नेशन के सुपर पावर बनने के अंदर रोल प्ले करता है, और मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक नेशन सुपर पावर बनती है और फिर अल्टीमेटली उसका डिक्लाइन होता है। इस बिग साइकिल को वो कहता है द बिग साइकिल बिहाइंड एम्पायर्स राइज एंड डिक्लाइन। इसके अंदर वो सबसे पहले कहता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सबसे पहले डेवलप होता है, और वो नया वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह से डेवलप होता है कि कोई एक रेवोल्यूशनरी लीडर इमर्ज करता है जो वहाँ पे जीतता है। उसके जीतने के बाद, विन करने के बाद, वो पावर को कंसोलिडेट करता है, जिसमें वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंपैटिटर्स हैं उनको या एलिमिनेट करता है या डिफीट करता है। फिर वो सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस डेवलप करता है ताकि वो चीज़ों को चला सके, और उसके बाद जो है वो गुड सक्सेसर्स को पिक करता है, चाहे वो कोई ऐसा सिस्टम बना दे जिसके थ्रू अच्छे सक्सेसर्स आ सकें, या वो कुछ ऐसे सक्सेसर्स को खुद तैयार कर जाए जो रोल प्ले कर सकें। क्योंकि एक वर्ल्ड पावर बनने के अंदर आपको मल्टीपल अच्छे लीडर्स चाहिए होते हैं, तब आप वर्ल्ड पावर के स्टेचर तक पहुंच पाते हैं। तो पहले कहते हैं कि ये वो तरीका है, ये वो मेथड है जिससे आप वर्ल्ड पावर बनने के का प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कहता है कि सेकंड ये होता है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। कहते हैं जब एक लीडर आ जाता है, वो डिफीट कर लेता है, नया सिस्टम खड़ा कर लेता है, तो उसके बाद वहाँ पे कहता है पीस और प्रॉस्पेरिटी आती है। ये वो टाइम होता है जब मुल्क जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर उस बंदे को, उस लीडर को, उसको चैलेंज करने वाला कोई भी बंदा नहीं होता, तो वो मुल्क बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करता है। इसको वो कहता है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद आगे आता है, फिर वो कहता है प्रोडक्टिव डेट ग्रोथ। प्रोडक्टिव डेट ग्रोथ के अंदर वो ये कहता है कि जब एक नेशन जो है वो अपना पोटेंशियल यूज़ जो उसके पास होता है उसको यूज़ कर रही होती है पूरी तरह से, फिर वो बाहर से भी बारो करना स्टार्ट करती है ताकि वो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ कर सके। तो वो बाहर से डेट लेना स्टार्ट करती है और मज़ीद प्रोडक्टिविटी और मज़ीद प्रॉस्पेरिटी और मज़ीद प्रोग्रेस करती है। इसके बाद वो कहता है कि एक फाइनेंशियल बबल और बिग वेल्थ गैप डेवलप होता है। ये जो आपको ये जो ग्राफ है ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें जो सारे पॉइंट्स हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ आपस में डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल बबल एंड बिग वेल्थ गैप है, इसमें वो कहता है कि जब वो तरक्की करता है वो मुल्क, तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल बबल क्रिएट होता है। फाइनेंशियल बबल इस वजह से क्रिएट होता है कि वहाँ पे जो वेल्थ का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है हैव और हैव नॉट्स के दरमियान। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है कि रेडालियो के मुताबिक 10% एलीट होती है और बाकी 99% लोग दूसरे होते हैं। तो कहते हैं एक बहुत बड़ी गैप क्रिएट हो जाता है, रिफ्ट भी क्रिएट होती है इन दोनों क्लासेस के दरमियान। इसके बाद कहता है फिर क्या है कि जब मुल्क इस स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो उसकी करेंसी रिजर्व करेंसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो एज ए ट्रेड करेंसी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाती है। पूरी दुनिया उस करेंसी को अपने पास बाय करके रख लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये इस करेंसी में पोटेंशियल है और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो दुनिया में जितनी भी वर्ल्ड पावर्स आती हैं उनकी करेंसी उस टाइम की रिज़र्व करेंसी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अगर मैं डच की बात करूं तो डच की जो करेंसी थी गिल्डर, उसके बाद अगर ब्रिटिशर्स की बात करूं वो पाउंड, उसके बाद यूएसए की बात करूं तो डॉलर, और आने वाली जो सुपर पावर है या वर्ल्ड पावर है वो चाइना है तो उसकी युआन। और आपको पता है कि युआन के हवाले से तो काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से स्टार्ट भी हो चुकी हैं। इसके बाद अगले स्टेज पे आते हैं तो कहता है कि इनकम राइज एंड कंपैटिटर्स कॉपी। कहता है कि मुल्क की इनकम राइज़ करती है, लोगों की ओवरऑल इनकम राइज़ करती है, लेकिन एक यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है कि आपकी चीज़ों की कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती है, और वो इस वजह से बनती है कि आपके मुल्क के अंदर लोगों की इनकम राइज़ करती है। इनकम राइज़ करने की वजह से
जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, वहाँ पे कोई चीज़ बनाने की कास्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो कास्ट ज़्यादा हो जाती है तो उसको कोई और मुल्क डिज़ाइन आपका लेके उस चीज़ को बनाना स्टार्ट कर देता है, और उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम होती है, और वो जो कंपैटिटिव एज आपके पास होता है वो कंपैटिटिव एज आपके पास ख़त्म हो जाता है। बस वो कहता है डच जब सुपर पावर थे तो वो शिप्स बनाने के अंदर दुनिया में बेहतरीन थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता गया, वहाँ पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई, तो फिर ब्रिटिशर्स ने वो शिप्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें डिज़ाइनर तो डच होते थे लेकिन बनाते उसको जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती थी उसके। तो ये भी एक सेटबैक जो है वो उस मुल्क को होता है। फिर कहता है आउट स्ट्रेचेस, इसके अंदर जो अगला पॉइंट है जो आपको ग्राफ के ऊपर नज़र आ रहा होगा, उसको कहता है आउट स्ट्रेचेस। वो कहता है कि इसमें जो वर्ल्ड पावर है उसने एक्सटर्नली अपने पाँव इतने ज़्यादा फैला लिए होते हैं कि उसको अपने वर्ल्ड पावर या सुपर पावर के स्टेचर को मेंटेन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लोन, बहुत ज़्यादा कर्जा बाहर से लेना पड़ता है। जैसे वो किताब के अंदर कहता है कि अमेरिका ने 9/11 के बाद $8 ट्रिलियन जो हैं वो वार ऑन टेरर के अंदर के अंदर लगाए। फिर वो कहता है कि 70 मुल्क हैं जहाँ पे अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है और उसने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे रखी हुई है। फिर चाइना को लेके उसको कंटेन करने की पॉलिसी साथ अलहदा से चल रही है। तो और आपको पता भी है कि अब अमेरिका का जो डेट है वो उसकी अर्निंग से बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। दो के इस किताब के अंदर वो कहता है कि अमेरिका अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचा लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ जा रहा है। तो इससे फिर जब वो बहुत ज़्यादा डेट लेना स्टार्ट करता है तो उसकी अर्निंग से बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो अपने आप के सुपर पावर के स्टेटस को बाहर मेंटेन कर सके, ये मैनिफेस्ट कर सके कि वो सुपर पावर है। इसके बाद जब वो आगे आते हैं तो फिर कहते हैं फाइनेंशियल बस्ट एंड इकोनॉमिक डाउन टर्न। ये अगला पॉइंट है। ये फाइनेंशियल बस्ट और इकोनॉमिक डाउन टर्न किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है कि वो मुल्क जो है बाहर से पैसे बारो कर रहा होता है अपने सुपर पावर के स्टेटस को, और बाहर अपनी पूरी ताकत को मैनिफेस्ट करने के लिए, और ये इंडिकेट करने के लिए कि वो अभी भी ताकतवर है और वो सुपर पावर है या वर्ल्ड पावर है। तो जब वो लोगों से बाहर दुनिया से बारो कर रहा होता है तो एक टाइम के ऊपर बाकी मुल्क उसको पैसा देना छोड़ देते हैं, मतलब उसके लिए बाहर दुनिया से पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जब सिचुएशन बनती है तो फिर फाइनेंशियल बस्ट और इकोनॉमिक डाउन टर्न डेवलप होता है। और जब ये डाउन टर्न डेवलप होता है तो उस जो वर्ल्ड पावर है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कहता है कि प्रिंटिंग मनी एंड क्रेडिट, वो इस गैप को ब्रिज करने के लिए हाई इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो पैसे लेने की कोशिश करता है, और मज़ीद जो मज़ीद पैसों को प्रिंट करने की कोशिश करता है, मज़ीद नोटों को प्रिंट करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी करेंसी की वैल्यू भी जो है वो कम होती जाती है। इसके बाद वो कहता है वहाँ पे रेवोल्यूशन और वार्स होना स्टार्ट होती हैं। रेवोल्यूशंस और वार कहता है कि इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उसको लेके यहाँ वहाँ पे सिविल वार होती है या वहाँ पे रेवोल्यूशंस आते हैं। कहता है ये अक्सर तो ये वायलेंट होते हैं लेकिन कभी वायलेंट नहीं भी होते। मसलन वो एग्जांपल देता है कि FDR जो था, फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट ने 1930s के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया, वायलेंट नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में, रशियन रेवोल्यूशन में, चाइनीज़ रेवोल्यूशन में इट वाज वायलेंट। फिर वो कहता है कि मुल्क के अंदर दो फोर्सेस होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट के लोग जो होते हैं और इनमें एक टग ऑफ वार चल रही होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेके। राइट वाले समझते हैं कि हम स्टेटस को मेंटेन करें, और लेफ्ट वाले समझते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। इसके बाद आपको ग्राफ के ऊपर जो अगला पॉइंट नज़र आएगा जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है डेट एंड पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग। कहता है इस टाइम के ऊपर अगर तो आप रीस्ट्रक्चरिंग, वो मुल्क टफ डिसीजंस कर लेता है जो आसान नहीं होते, लेकिन अगर वो मैनेज कर लेता है टफ डिसीजंस को करना, वर्ल्ड पावर जो है वो सर्वाइव कर सकती है।
लेकिन वो कहता है कि इसमें एक चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि जब आप अशराफिया को स्क्वीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो वो नई करेंसी के अंदर, नए एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और नए कंट्रीज़ में की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो खुद को ज़्यादा महसूस कर सकें। तो ये एक बड़ा थिन इक्विलिब्रियम होता है जिसको आपने मेंटेन करना होता है, क्योंकि उससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है, लोग बड़ी तेज़ी से जो है वो छोड़ के उस मुल्क से जा रहे होते हैं। तो इसको एक बड़ा थिन इक्विलिब्रियम होता है जिसको मैनेज करना पड़ता है। अगर तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर लें तो ये अच्छा होता है, ना कर सकें तो फिर आपकी जो वर्ल्ड पावर एग्जिस्टिंग है और जो इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है और कन्फ्लिक्ट की सूरत में नई वर्ल्ड पावर आपके सामने आती है। जैसे हम डच के टाइम में देखें, डच और ब्रिटिशर्स की आपस में जंग हुई और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो बन गए सुपर पावर। फिर ब्रिटिशर जो है वर्ल्ड वार 2 के अंदर वो जंग तो जीत गए, इकोनॉमिकली शैटर्ड हो गए, तो अमेरिका इमर्जिंग सुपर पावर बन के सामने आ गया। फिर अमेरिका और चाइना का है, तो इनमें से अगर अमेरिका को जब डिफीट होगी तो उसके बाद चाइना इमर्ज करके सामने आ जाएगा। तो वो कहता है अगर तो ये मैनेज कर लें, टफ डिसीजंस कर लें, फिर तो सर्वाइव कर जाएंगे, वरना फिर एक जंग होगी, इंटरनली चीज़ें ख़राब होंगी, डिट्यूरेटेड होंगी, एक्सटर्नल आप वार्स होंगी, उसमें आप कन्फ्लिक्ट के अंदर डिफीट होगी और फिर जो है एक नई सुपर पावर जो है वो इमर्ज करके आपके सामने आएगी और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होगा। और वो कहता है कि इस ट्रांजिशन के अंदर एक वर्ल्ड पावर से दूसरी एक सुपर पावर के डिक्लाइन से दूसरी सुपर पावर के बनने तक का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो कहता है 10 से 15 ईयर्स का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के ऊपर नए हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।